एनिमे के स्टार्ट में हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जो अपने डॉग के साथ अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है, क्योंकि जिस मंदिर में वो रहता था उस पे कुछ लोगों ने आग लगा दी थी जो उसको पकड़ना चाहते थे। इसके पीछे एक आदमी भी भाग रहा होता है जो रास्ते में गिर जाता है। कोटारो उसके पास जाकर बोलता है, जल्दी उठिए मिस्टर यांग, अभी सोने का टाइम नहीं है। मिस्टर यांग कहते हैं, कोटारो मैं तुम्हारे साथ अब आगे नहीं चल सकता क्योंकि मुझे मंदिर के और भी लोगों को बचाना है। तुमको अब यहाँ से अकेले मंगाकू टेम्पल जाना होगा और वहीं पर तुम सेफ रहोगे। मिस्टर यांग कोटारो को एक गुड लक स्टोन भी देते हैं और उससे कहते हैं, लो इसको अपने साथ ले जाओ, ये तुम्हारी मदद करेगा। और कोटारो अकेले अपने डॉग टोबी मारू के साथ मंगाकू टेम्पल की तरफ निकल जाता है। इसके बाद हम इन लोगों को देखते हैं जो कोटारो को पकड़ना चाहते थे, जिनको कुछ लुटेरों ने घेर लिया होता है, जो इनको मारकर इनका सामान इनसे चुराना चाहते थे। लेकिन इन सब में से एक आदमी अकेले ही इन सारे के सारे लुटेरों को मार देता है। इस लुटेरों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता कि आखिर कौन है यह आदमी जो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस आदमी का नाम लैंग होता है और ये सारे के सारे लोग चाइना के सोल्जर्स होते हैं एंड ये सब के सब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। एंड ये सारे लोग चाइना से जापान में सिर्फ कोटारो को पकड़ने आए होते हैं और क्यों आए होते हैं ये हमें आगे पता चलेगा। लैंग थोड़ा गुस्से में होता है क्योंकि अभी तक जापान में उसको एक भी स्ट्रॉन्ग अपोनेंट नहीं मिला होता एंड इसको लड़ाई करना बहुत ज्यादा पसंद होता है। इसके बाद हम देखते हैं कोटारो और टोबी मारू एक बूढ़े आदमी को पागल बनाकर उसका खाना चुरा लेते हैं और पास के एक मंदिर में वो लोग छुपे होते हैं। लेकिन जब वो लोग वापस उस मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक आदमी मिलता है जो वहाँ पर सो रहा होता है। कोटारो बोलता है, कौन हो तुम? जिसपे कहता है, चिल्लाओ मत बच्चे, मैं सो रहा हूँ, तुम यहाँ नहीं सो सकते, भागो यहाँ से। क्यों, ये तुम्हारा घर है क्या? जिसपे कोटारो चुप हो जाता है क्योंकि वो जानता है ये घर तो उसका भी नहीं है एंड वो बाहर जाकर अपनी मछलियाँ बनाने लगता है। इधर हम देखते हैं कि जो चाइनीज होते हैं वो जापानीज लोगों की मदद से एक अजीब सी चीज बना रहे होते हैं और लैंग और कुछ और सोल्जर्स कोटारो को ढूंढ रहे होते हैं। कोटारो इधर फिश फ्राई कर रहा होता है, तभी नानाशी आकर उससे बोलता है, थोड़ी फिश फ्राई मुझे भी मिलेगी क्या? जिसपे कोटारो बोलता है, नहीं मिलेगी। लेकिन टोबी मारू जाकर नानाशी को अपनी फिश दे देता है और नानाशी उस फिश को खाने लगता है और थैंक यू बोलता है। जिसपे कोटारो कहता है, नहीं थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप ये मछली को निकलो यहाँ से। जिसपे नानाशी कहता है, मैं तुमको नहीं, मैं इस कुत्ते को थैंक यू बोल रहा था। टोबी मारू दोबारा से जाकर कोटारो के पास मुंह बनाने लगता है और कोटारो टोबी मारू को भी एक मछली दे देता है। वो लोग मजे में अपनी फिश खा रहे होते हैं, लेकिन तभी टोबी मारू को खतरे की भनक होती है। वो पीछे घूमकर घुर्राने लगता है और कोटारो समझ जाता है कि सोल्जर्स ने उसको ढूंढ लिया है। वो दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी दो जापानीज सोल्जर्स उन दोनों को घेर लेते हैं और कोटारो को इंजर्ड कर देते हैं। एक सोल्जर उसको पकड़ने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन तभी नानाशी कहता है, एक छोटे से बच्चे के साथ तुम लोग कुछ ज्यादा ही सख्ती से नहीं पेश आ रहे हो, आखिर किया क्या इसने? जिसपे सोल्जर नानाशी से कहता है कि अपने काम से मतलब रखो, हटो मेरे सामने से। जिसपे नानाशी कहता है, नहीं मेरा मन नहीं है यहाँ से हटने का। ये सोल्जर गुस्सा हो जाता है और नानाशी की तरफ अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन नानाशी बिना अपनी स्वॉर्ड निकाले ही इसको हरा देता है और दूसरे वाले सोल्जर को टोबी मारू संभाल लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक चाइनीज सोल्जर आ जाता है और मैंने पहले ही बताया है कि चाइनीज सोल्जर्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड इसकी और नानाशी की फाइट हो जाती है। नानाशी कोई सोल्जर अपने कुनाई से मारने वाला होता है जिसमें पॉइजन लगा होता है, लेकिन टोबी मारू नानाशी को बचा लेता है और खुद इंजर्ड हो जाता है एंड उसके बाद दोबारा से इन दोनों में लड़ाई होती है, लेकिन इस बार नानाशी सोल्जर को बिना अपनी स्वॉर्ड निकाले ही हरा देता है। टोबी मारू की हालत उस पॉइजन की वजह से बहुत खराब होने लगती है। नानाशी वहाँ से जाने लगता है, कोटारो से रोकता है और उससे बोलता है कि तुम टोबी मारू को ऐसे ही कैसे छोड़ के जा सकते हो जबकि उसने तुम्हारी जान बचाई है। जिसपे नानाशी कहता है, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, हम दोनों का हिसाब बराबर है एंड मुझे कोई शौक नहीं है ऐसी फ्री में तुम्हारी मुसीबत को अपने ऊपर लेने का। कोटारो टोबी मारू की हालत देखता है जो कि बहुत ज्यादा खराब हो गई होती है। नानाशी वहाँ से जाने वाला होता है, लेकिन तभी कोटारो उसे रोकता है और उससे बोलता है, ठीक है हम एक सौदा करते हैं, टोबी मारू की जान बचाने में मेरी मदद करो और मुझे मंगाकू टेम्पल तक पहुंचा दो, उसके बदले में मैं तुम्हें ये लक स्टोन दूंगा। नानाशी कहता है, इस पत्थर के लिए मैं अपनी जान क्यों खतरे में डालूं? जिसपे कोटारो कहता है, ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए एंड मैं ये तुम्हें दे दूंगा अगर तुम मेरी मदद करोगे। नानाशी कहता है, तुम मुझे पागल तो नहीं बना रहे हो? जिसपे कोटारो कहता है, नहीं तुम पहले से ही पागल हो, ये बताओ तुम्हें सौदा मंजूर है कि नहीं? एंड नानाशी ये सौदा कर लेता है और वो उन दोनों को एक दूसरे शहर ले जाने लगता है। इधर हम देखते हैं जापान का राजा कोंग अपने मंत्रियों के साथ बैठा होता है और ये सोच रहा होता है कि आखिर ये चाइनीज बना क्या रहे हैं एंड वो एक छोटे से बच्चे को क्यों पकड़ना चाहते हैं। वो अपने मंत्रियों को पता लगाने के लिए कहता है कि आखिर इन चाइनीज लोगों का मकसद क्या है। इसके बाद हम देखते हैं नानाशी एक दूसरे शहर के डॉक्टर से टोबी मारू का इलाज करवाता है और कोटारो से टोबी मारू को बहुत सारा पानी पिलाने के लिए कहता है ताकि टोबी मारू जल्दी से ठीक हो जाए। एंड फिर इधर हम देखते हैं एक चाइनीज सोल्जर को किंग के ऑर्डर पर ये सारे के सारे जापानीज सोल्जर्स घेर लेते हैं ताकि वो उसको किडनैप कर चाइनीज लोगों का सारा प्लान पता कर सके एंड इस सोल्जर का नाम किंग काय होता है। नानाशी और कोटारो एक छोटे से रूम किराए पर लेते हैं एंड वहीं पर अपनी रात बिताते हैं। अगली सुबह नानाशी शहर में अपने घोड़े के लिए एक नई सैडल लेने के लिए निकल जाता है एंड वापस आते वक्त उसको रास्ते में लैंग और एक चाइनीज सोल्जर मिलता है जो कोटारो को ढूंढ रहे होते हैं। लैंग नानाशी के पास उसकी तलवार देखता है और उसको लड़ाई करने का मन करता है। वो नानाशी के ऊपर अटैक कर देता है। नानाशी बोलता है उसका लड़ाई करने का भी मूड नहीं है, लेकिन लैंग उसकी बात नहीं सुनता और उस पर अटैक कर देता है। लेकिन नानाशी फिर से अपनी तलवार बाहर तक नहीं निकालता और वो लैंग के सारे अटैक्स डॉज कर रहा होता है। लैंग उससे पूछता है कि आखिर तुम अपनी तलवार क्यों नहीं निकाल रहे? जिसपे नानाशी उससे कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन तभी वो दूसरा चाइनीज सोल्जर उन्हें रोक देता है और कहता है, लैंग हमें जल्दी वापस जाना होगा, किंग काय मारा गया है। जिसको सुनकर लैंग अपनी तलवार को अंदर रख लेता है और नानाशी से कहता है कोई
कोई बात नहीं, हमारी अगली फाइट जल्दी होगी। एंड वो वहाँ से चला जाता है। नानाशी वापस घर आने के बाद देखता है कि टोबी मारू अब होश में आ चुका है और वो पानी पी रहा होता है, जिसको देखकर कोटारो बहुत खुश होता है। इसके बाद हम देखते हैं लैंग चाइनीज जनरल को बता रहा होता है कि किंग काय की जो बॉडी मिली है वो उसकी नहीं है, क्योंकि उसकी पीठ पर एक निशान था जो उस डेड बॉडी में नहीं था। जिसपे जनरल बोलता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो लैंग? मेरे हिसाब से किंग काय मरा नहीं है, उसको जापानीज लोगों ने किडनैप किया है हमारा सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में पता करने के लिए। सुबह सुबह कोटारो नानाशी से कहता है मुझे हॉर्स राइडिंग सिखा सकते हो क्या? जिसपे नानाशी उसे मना कर देता है। कोटारो कहता है भूलो मत, मैं तुम्हारा मालिक हूँ, चुपचाप सिखाओ, क्या पता बाद में कभी काम आ जाए। एंड नानाशी को कोटारो की बात माननी पड़ती है एंड वो उसको हॉर्स राइडिंग सिखाने लगता है, लेकिन कोटारो बार बार गिर जा रहा होता है। मैंने तो पहले ही कहा था तुम हॉर्स राइडिंग नहीं कर पाओगे, चुप रहो, ये इस घोड़े की गलती है, ये खुद नहीं चाहता है कि मैं इस पे सवारी करूं। इधर हम देखते हैं लैंग ने जैसा कहा था वैसा ही होता है। ये जापानी सोल्जर किंग काय को बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे होते हैं उनका प्लान पता करने के लिए, लेकिन किंग काय अपना मुंह तक नहीं खोल रहा होता। एंड इसीलिए कॉन्ग अपने कमांडर मादरा के साथ आता है एंड ये भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एंड किंग इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है किंग काय से सारी इन्फॉर्मेशन निकालने की। इसके बाद हम देखते हैं इस बूढ़े आदमी को जिसके घर पर इस समय कोटारो और नानाशी छुपे हुए हैं। उसको एक पोस्टर दिखता है जिसपे लिखा हुआ था कि जो भी एक छोटे से बच्चे को जो कि एक कुत्ते के साथ रहता है उसे ढूंढने में मदद करेगा उसे किंग 1 लाख रुपए देंगे। एंड ये बूढ़ा आदमी समझ जाता है कि ये जरूर से कोटारो की बात हो रही है एंड वो कुछ सोल्जर्स को अपने साथ उनके घर लेके आ जाता है, लेकिन ये लोग पहले ही उसके घर से निकल चुके होते हैं और मंगाकू टेम्पल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। एंड कोटारो को अब थोड़ी बहुत हॉर्स राइडिंग आ चुकी होती है। इधर हम देखते हैं मादरा अपनी वाइफ के साथ बैठा होता है और वो उसको लैंग के बारे में बता रहा होता है कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइटर है एंड पूरी जिंदगी में अभी तक वो सिर्फ 2 ही ऐसे लोगों से मिला है जो उसके टक्कर के हैं। इसकी वाइफ पूछती है एक तो लैंग है, दूसरा कौन है? जिसपे बताता है कि मैं उससे बहुत पहले एक बैटल फील्ड में मिला था और वो वॉरियर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, वो अकेले ही 100 लोगों से लड़ जाया करता था, लेकिन वो अचानक से एक दिन गायब हो गया और उसके बाद हमने उसको आज तक नहीं देखा। जिसपे इसकी वाइफ इससे कहती है कि वो जरूर से एक बहुत ही काइंड पर्सन होगा, आखिर आप कब लड़ाई करना छोड़ोगे? जिसपे मादरा इससे कहता है तब तक नहीं जब तक मैं इस किंगडम का राजा नहीं बन जाता। इधर हम देखते हैं नानाशी और कोटारो एक पॉन्ड में नहा रहे होते हैं। नानाशी की बॉडी में बहुत ज्यादा स्कार्स होते हैं और वो जब अपने बाल धोता है तो कोटारो को पता चलता है कि उसके बाल थोड़े थोड़े रेड कलर के होते हैं एंड उसके बाल रेड कलर के इसलिए होते हैं क्योंकि उसने पास्ट में इतने सारे लोगों को वॉर में मारा होता है कि उन सबके ब्लड से उसके हेयर का कलर ही चेंज हो गया होता है एंड इसीलिए वो डाई लगाकर घूमता है, जिसको देखकर कोटारो थोड़ा डर जाता है। नानाशी उससे बोलता है चिंता मत करो, मैं लड़ाई करना बहुत पहले छोड़ चुका हूँ। इसके बाद ये लोग आग में बैठकर सूख रहे होते हैं और नानाशी कोटारो से बोलता है क्या हुआ, इतना डर गया कि अब मुझसे कुछ बोल ही नहीं रहे? जिसपे कोटारो कहता है नहीं, मैं किसी से नहीं डरता। लेकिन तभी नानाशी कोटारो से कहता है ध्यान से सुनो, कुछ लोगों ने हमें घेर लिया और वो हम पर कभी भी अटैक कर सकते हैं, ऐसे एक्ट करो जैसे हमें उनके बारे में नहीं पता चला है। जिसको सुनकर कोटारो बहुत डर जाता है। नानाशी बोलता है कुछ बताओ अपने बारे में, आखिर हो कौन तुम? जिसपे कोटारो से बताता है कि वो चाइना में पैदा हुआ था एंड उसके मम्मी पापा बचपन में ही खत्म हो गए थे एंड एक दिन अचानक से कुछ चाइनीज सोल्जर्स उसको पकड़ने आ गए एंड एक टेम्पल में उसकी मुलाकात मिस्टर यांग से हुई जो उसको जापान लेकर आ गए, लेकिन पता नहीं कैसे चाइनीज सोल्जर्स ने उसको यहाँ पर भी ढूंढ लिया एंड वो और मिस्टर यांग जिस मंदिर में रहते थे उस पर उन लोगों ने अटैक कर दिया एंड उनसे बचने के लिए ही वो मंगाकू टेम्पल जा रहा है क्योंकि वहाँ पर वो सेफ रहेगा। एंड तभी 2 लोग इन लोगों पर अटैक कर देते हैं, लेकिन ये कोई चाइनीज सोल्जर्स नहीं बल्कि ऐसे ही छोटे मोटे लुटेरे होते हैं जो आज बहुत गलत लोगों से पंगा ले लिए होते हैं। बेचारे आए तो लूटने होते हैं लेकिन खुद ही लूट जाते हैं। इसके बाद ये दोनों फिर से निकल जाते हैं मंगाकू टेम्पल की तरफ एंड इन दोनों की अब काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी होती है। इधर हम देखते हैं ये जनरल लैंग के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि वो एक बच्चे तक को ढूंढ नहीं पा रहा होता है। वो उसे वार्निंग देता है कि कुछ भी करो मुझे 2 दिनों के अंदर वो बच्चा चाहिए। और इधर किंग काय को बहुत ज्यादा टॉर्चर करने के बाद मादरा फाइनली सारी की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है एंड वो कॉन्ग को बताता है कि चाइनीज लोग कोई मामूली चीज नहीं बना रहे, वो एक ऐसा पॉइजन बना रहे हैं जिसको पीने के बाद कोई आदमी अमर हो जाएगा एंड उसको बनाने के लिए उन लोगों को कोटारो की बलि आज से 2 दिन बाद पूर्णिमा की रात को उसी चीज पर चढ़ानी होगी जो वो इतने दिनों से बना रहे हैं एंड कोटारो के ब्लड से ही वो अमृत बनेगा जो चाइना का किंग अपने लिए बनवाना चाहता है। कॉन्ग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और मादरा से कहता है कुछ भी करो मुझे वो लड़का उनसे पहले चाहिए, वो अमृत उन चाइनीज लोगों को नहीं मिलना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं मादरा का बेटा मादरा से कह रहा होता है कि वो किंग की बेटी से प्यार करता है और वो उससे शादी करना चाहता है, जिसपे मादरा उससे कहता है सब्र करो, हमें अभी सही मौके का इंतजार करना होगा। एंड इधर कोटारो, नानाशी और टोबी मारू एक बहुत ही लंबे सफर के बाद फाइनली मंगाकू टेम्पल पहुंच जाते हैं। कोटारो अपने सौदे के मुताबिक नानाशी को वो गुड लक स्टोन दे देता है और नानाशी से कहता है असल में इस स्टोन की कीमत मैंने थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर बताई थी, इसकी असली कीमत 1 करोड़ रुपए नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मैं पहले से ये जानता था कि इसकी कीमत 1 करोड़ नहीं होगी, कम से कम 10-20 लाख तो होगी ना।
1000 रुपए है। 1 करोड़ से सीधे 1000, तुम तो बहुत चालाक निकले बच्चे। लेकिन ये कोई मामूली स्टोन नहीं है, ये एक गुड लक स्टोन है, जिसपे नानाशी कहता है चलो कोई बात नहीं, एंड वो उस लकी स्टोन को रख लेता है। एंड तभी वहाँ पर मिस्टर यांग आ जाते हैं, जिसको देखकर कोटारो बहुत खुश हो जाता है और नानाशी वहाँ से जाने लगता है। कोटारो नानाशी से कहता है अपना ध्यान रखना नानाशी, तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो। एंड नानाशी चुपचाप वहाँ से चला जाता है। इसके बाद टोबी मारू को वो लोग एक जगह पर बांध देते हैं और कोटारो को मीटिंग हॉल में लेके जाते हैं। एंड वहाँ पर कोटारो उस टेम्पल के हेड से मिलता है, जिसके पीछे खड़ा होता है एक चाइनीज सोल्जर। इस टेम्पल के हेड ने चाइनीज सोल्जर्स को बहुत सारे पैसों के बदले कोटारो को बेच दिया होता है। एंड क्योंकि वो टेम्पल का हेड होता है, इसलिए मिस्टर यांग भी कुछ नहीं कर सकते थे। कोटारो बोलता है तुम सब के सब धोखेबाज हो, और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक दूसरा चाइनीज सोल्जर उसे पकड़ लेता है एंड एक जोर का पंच मारकर उसको बेहोश कर देता है। वो दोनों कोटारो को लेकर वहाँ से भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी कुछ जापानीज सोल्जर्स उन लोगों पर हमला कर देते हैं कोटारो को उन लोगों से छीनने के लिए। लेकिन तभी इनमें से एक चाइनीज सोल्जर जिसका नाम किम होता है, ये अकेले ही इन सब पर भारी पड़ने लगता है और उन सबको अकेले ही मार रहा होता है, जिसको देखकर एक जापानीज सोल्जर अपने घोड़े पर बैठकर वहाँ से भाग जाता है और ज्यादा सोल्जर्स को बुलाने के लिए। लेकिन जब वो भाग रहा होता है तभी उसको रास्ते में नानाशी देख लेता है एंड उसके ऊपर के ब्लड को देखकर नानाशी को शक होता है और वो तुरंत ही वापस टेम्पल की तरफ भागता है। एंड रास्ते में उसको दोनों चाइनीज सोल्जर दिख जाते हैं जो कोटारो को लेकर भाग रहे होते हैं। नानाशी उनका पीछा करता है, लेकिन तभी किम अपने कोनाई से नानाशी के घोड़े को मार देता है और नानाशी वहीं पर गिर जाता है। एंड ये दोनों कोटारो को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। नानाशी वापस टेम्पल की ओर भागता है और टोबी मारू भी किसी तरह अपने पट्टे से छूट जाता है। नानाशी जाते ही टेम्पल के हेड को बेहोश कर देता है और यांग से बोलता है जल्दी बताओ वो दोनों कहाँ लेकर गए उसको। यांग उससे कहता है मुझे ये नहीं पता कि वो लोग उसको कहाँ लेकर गए हैं, लेकिन आज रात वो कोटारो की बलि चढ़ाकर उसका सारा खून निकाल लेंगे। नानाशी बोलता है कि आखिर तुम ऐसा कोटारो के साथ कैसे कर सकते हो, वो तुम पर इतना भरोसा करता था। मैं क्या करता, टेम्पल के हेड ने ऑर्डर दिया था, मैं एक मॉन्क हूँ, मुझे इनके सारे ऑर्डर मारने पड़ते हैं। जिसको सुनकर नानाशी एक सोल्जर की तलवार से यांग का मॉन्क वाला कपड़ा बीच से काट देता है और उससे कहता है तुम एक अच्छे इंसान तक नहीं हो, मॉन्क तो बहुत दूर की बात है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए खुद पर। एंड ये कह के वो टोबी मारू के साथ वहाँ से निकल जाता है एंड यांग रियलाइज करता है कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। इधर हम देखते हैं जैसे ही चाइनीज जनरल को पता चलता है कि जापानीज सोल्जर्स ने कोटारो को उनसे छीनने की कोशिश की थी, वो अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कॉन्ग को सबक सिखाने के लिए। एंड वैसा ही होता है, लैंग अकेले ही कॉन्ग के बहुत सारे सोल्जर्स को मारकर कॉन्ग को किडनैप कर लेता है। इधर हम देखते हैं कोटारो को ये लोग सैक्रिफाइस टावर पर ले आते हैं। मादरा अपने बेटे और पूरी आर्मी के साथ भी उस जगह पर बढ़ रहा होता है। नानाशी भी टोबी मारू की मदद से कोटारो को ढूंढ रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं लैंग कोटारो को सैक्रिफाइस टावर के ऊपर ले जा रहा होता है और वो उससे पूछता है तुम्हें डर नहीं लग रहा क्या बच्चे, थोड़ी देर में तुम खत्म हो जाओगे। लेकिन कोटारो उससे कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि वो असलियत में बहुत ज्यादा डरा होता है। नानाशी पागलों की तरह कोटारो को ढूंढ रहा होता है और वो बहुत ज्यादा थक चुका होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा दौड़ चुका होता है और स्नोफॉल भी हुई होती है, जिसकी वजह से बर्फ में भागना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। कोटारो को ये लोग उस टावर के टॉप पर बांध देते हैं। ठीक 12 बजे कोटारो की ये लोग बलि चढ़ा देंगे। एंड तभी मादरा अपनी पूरी आर्मी के साथ सैक्रिफाइस टावर के गेट के सामने पहुंच जाता है। जनरल ऑर्डर देता है इनके राजा कॉन्ग को इनके सामने टांग देने के लिए, ताकि ये लोग आगे ना बढ़ सके। एंड ये लोग ऐसा ही करते हैं, ये कॉन्ग को इनके सामने टांग देते हैं। कॉन्ग कहता है ये चाइनीज लोग जैसा भी कह रहे हैं इनकी बात मानो और मुझे यहाँ से ले चलो। लेकिन मादरा को यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी दिखती है। वो अपने बेटे से कहता है कि टाइम आ चुका है हिराटा। एंड हिराटा अपने धनुष में एक तीर तानता है और उस तीर को छोड़ देता है जो सीधा जाकर कॉन्ग को खत्म कर देता है। सारे सोल्जर्स और चाइनीज शॉक्ड रह जाते हैं कि आखिर ये क्या किया मादरा ने। एंड मादरा उल्टा घूमकर सबसे कहता है टाइम आ चुका है कि तुम सब अब किसी वीक राजा को नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग राजा के अंडर काम करो, जो खुद से पहले तुम लोगों के भले के बारे में सोचे। और तुम सब एंड जो कोई भी आज मेरा साथ देगा मैं उन लोगों की सारी डिमांड पूरी करूंगा। तो बोलो क्या तुम लोग मेरा साथ दोगे। एंड सारे के सारे लोग मादरा को अपना राजा मान लेते हैं। लैंग मादरा की तारीफ करता है और बोलता है चलो यहाँ पे भी थोड़े बहुत अच्छे वॉरियर्स हैं। एंड मादरा अपनी पूरी आर्मी के साथ सैक्रिफाइस टावर पर अटैक कर देता है। वो लोग गेट तोड़कर अंदर घुस जाते हैं और जापानीज और चाइनीज सोल्जर्स के बीच बहुत ही भयानक वॉर स्टार्ट हो जाती है। इधर हम देखते हैं नानाशी की हालत बहुत खराब हो चुकी होती है और वो बहुत ज्यादा थक चुका होता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, लेकिन तभी वॉर के धुएं की वजह से वो सैक्रिफाइस टावर को ढूंढ लेता है। वैसे तो जापानीज सोल्जर्स नंबर में बहुत ज्यादा थे और चाइनीज सोल्जर कम, लेकिन एक चाइनीज सोल्जर खुद मरने से पहले बहुत सारे जापानीज सोल्जर्स को मार दे रहे थे। एंड इसीलिए मुकाबला बिल्कुल टक्कर का था। मादरा का बेटा मादरा से कहता है कि क्या आप मेरी भी एक विश पूरी करोगे, जिसपे मादरा उससे कहता है चिंता मत करो, राजकुमारी की शादी मैं तुम्ही से करूंगा। अब चलो दिखा देते हैं इन चाइनीज लोगों को हमारा दम। एंड मादरा और उसका बेटा भी वॉर में उतर जाते हैं। मादरा और उसके सोल्जर मिलकर बहुत सारे चाइनीज सोल्जर्स को मार देते हैं, लेकिन तभी मादरा के सामने लैंग आ जाता है। मादरा अपने सोल्जर से कहता है तुम सब पीछे हो जाओ, तुम सब इसके सामने नहीं टिकोगे। एंड मादरा और लैंग की फाइट स्टार्ट हो जाती है। कोटारो के पास अब सिर्फ 10 मिनट बचे होते हैं। मादरा का बेटा बहुत अच्छा लड़ता है, लेकिन आखिरी में वो मारा जाता है। नानाशी और टोबी मारू सैक्रिफाइस टावर के अंदर घुस जाते हैं। नानाशी दूर से कोटारो को देखता है जो ऊपर बंधा होता है। वो उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी अचानक से एक ब्लास्ट की वजह से नानाशी के ऊपर एक टावर गिर जाता है। नानाशी बहुत इंजर्ड हो जाता है एंड
अभी उसे अपने पास्ट की याद आती है कि कैसे वो पास्ट में वॉर में बहुत सारे लोगों को मारा करता था। एंड 9 साल पहले एक वॉर के बाद किंग ने उसे दूसरे किंग की वाइफ और छोटे से बच्चे को खत्म करने का ऑर्डर दिया था। एंड क्योंकि वो किंग का ऑर्डर था इसीलिए उसने अपनी तलवार से एक बेचारी माँ और उसके बेटे को मार दिया था, जिसके सर पर ये व्हाइट रिबन बंधा हुआ था जो आज तक उसने अपनी तलवार पर बांध कर रखा है। एंड तब से अभी तक उसने अपनी तलवार का यूज नहीं किया है। मादरा लैंग के साथ पूरी जान लगाकर लड़ रहा होता है एंड लैंग को भी उस फाइट में थोड़ी मजा आने लगती है, लेकिन तभी पीछे से ये चाइनीज जनरल मादरा को भी गोली मार देता है और मादरा वहीं पर खत्म हो जाता है। सिर्फ 10 सेकंड बचे होते हैं कोटारो की बलि को, लेकिन तभी वहाँ पर टोबी मारू आ जाता है और उस आदमी को पकड़ लेता है। नानाशी भी कोटारो की तरफ बढ़ रहा होता है। किम उसको देखता है और कहता है अच्छा हुआ तुम आ गए, पिछली बार मैं तुम्हें मार नहीं पाया था। एंड वो नानाशी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन नानाशी 9 सालों बाद अपने प्रॉमिस को तोड़ देता है एंड अपनी तलवार बाहर निकाल लेता है एंड एक बार में वो किम को खत्म कर देता है। टाइम हो चुका होता है एंड ये आदमी टोबी मारू को दूर फेंक देता है और कोटारो को बस खत्म करने वाला होता है, लेकिन तभी नानाशी दूर से अपनी तलवार पूरी जान लगाकर फेंकता है एंड उस आदमी को खत्म करके कोटारो को बचा लेता है। तभी नानाशी के ऊपर 2 चाइनीज सोल्जर अटैक कर देते हैं एंड उसकी आंखों पर एक अजीब सा केमिकल डाल देते हैं, लेकिन नानाशी बिना किसी वेपन के ही उन दोनों को भी मार देता है। लेकिन वो खुद फिसल कर नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन कोटारो और टोबी मारू से बचा लेते हैं। लैंग ये सब देख रहा होता है और वो बोलता है फाइनली इतने सालों बाद मुझे एक मेरी टक्कर का इंसान मिल गया। लेकिन ये जनरल नानाशी को भी मादरा की तरह उसी समय खत्म करना चाहता था एंड वो उसके ऊपर भी अपनी गन तान देता है, लेकिन इससे पहले कि वो गोली चलाता लैंग उस गन को उसके हाथ के साथ बीच से काट देता है। जनरल कहता है ये क्या किया तुमने लैंग, जिसपे लैंग उससे कहता है मैं बहुत सालों से एक ऐसा अपोनेंट ढूंढ रहा था जो मेरे टक्कर का हो एंड मुझे आज जाके वो अपोनेंट मिला है, मुझे यहाँ पर लाने के लिए बहुत थैंक यू एंड अब आप आराम करिए। एंड वो जनरल को भी उसके हाथ की तरफ बीच से काट देता है एंड फिर लैंग नानाशी की तरफ आगे बढ़ता है। दोनों वॉरियर्स अपनी अपनी तलवार निकाल लेते हैं और तैयार होते हैं एक ऐसी लड़ाई को लड़ने के लिए जो किसी एक के मरने के बाद ही खत्म होगी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं एंड दोनों की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। दोनों की तलवारें इतना तेज चल रही होती है कि कोटारो को उनकी तलवारें दिख तक नहीं रही होती। एक गलती और सामने वाला खत्म। लैंग को सालों बाद एक ऐसा अपोनेंट मिल जाता है जो उसको टक्कर दे रहा होता है, जिसकी वजह से लैंग को बहुत मजा आ रही होती है। उन दोनों के बीच बहुत ही कमाल की लड़ाई होती है, एक ऐसी लड़ाई जो लोग सालों तक याद रखेंगे। एंड आखिर में ये दोनों अपनी अपनी तलवार एक दूसरे के सीने के अंदर घुसेड़ देते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि नानाशी की तलवार लैंग के सीने के आर पार निकल जाती है, लेकिन लैंग की तलवार को कोटारो का लकी स्टोन रोक देता है। एंड वो लकी स्टोन सच में नानाशी के लिए बहुत लकी निकल जाता है, क्योंकि उसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। लैंग वहीं पर गिर जाता है और वो समझ जाता है कि यही उसका एंड है, लेकिन उसे फाइनली वो मिल गया होता है जो वो इतने सालों से चाहता था। एंड वो नानाशी को थैंक यू बोलकर हंसते हुए खत्म हो जाता है। इसके बाद कोटारो, नानाशी और टोबी मारू वहाँ से निकल जाते हैं और रास्ते में नानाशी कोटारो से पूछता है कि तुम्हारा कोई सपना है क्या, जिसपे कोटारो उससे कहता है मेरा सपना है पूरी दुनिया घूमने का। जिसको सुनकर नानाशी हंसता है और बोलता है ठीक है तो चलो फिर अब हम लोग साथ में पूरी दुनिया घूमेंगे। एंड यहाँ पर ये एनिमे खत्म हो जाती है। तुम चाहो तो मेरी ये वाली वीडियोस भी देख सकते हो, इसकी भी एनिमे स्टोरीज बहुत अच्छी हैं। और हाँ, अगर तुमको ऐसी हिंदी एनिमे स्टोरीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल एनिमेडी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट भी जरूर से कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।